हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है गास प्रमेय, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 फिजिक्स पहले चैप्टर से संबंधित, तो इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको कवर करने से पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ बातों को समझ लें तो हमें और बेहतर तरीके से ये प्रश्न समझ में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसे समझ लेना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं, तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं किसी धन आवेश से निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं जो हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा किसी धन आवेश से, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई धन आवेश है और यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश। तो मैंने ये कहा कि किसी धन आवेश से निकलने वाली निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से, जो धन आवेश से निकल करके हमेशा ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी धन आवेश से निकलने वाली निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं और ये हमेशा धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप जो है दिमाग में बैठाए रखिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स को, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो इसे भी समझना बहुत ही जरूरी है गाउस थ्योरम को समझने के लिए। विद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने एक आवेशित पिंड बना दिया। सपोज दैट कोई आवेशित पिंड है, प्लस क्यू आवेश है, तो इससे कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो सीधे लंबवत निकलेंगी। तो हम लोग ये कहते हैं किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे संकेत किससे दर्शाते हैं? तो सिंबल फाई ए के द्वारा। मैंने ये कहा कि किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक फ्लक्स। धनात्मक फ्लक्स, तो धनात्मक फ्लक्स क्या होता है? इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इससे बाहर की ओर इस प्रकार से निकलती हैं, इसे हम लोग धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। और सेकंड होता है ऋणात्मक ऋणात्मक फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स। तो ये क्या होता है? इस पर विद्युत बल रेखाएं आकर के मिल जाती हैं। मतलब ऋणात्मक फ्लक्स में क्या होता है? हमेशा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। और धनात्मक फ्लक्स में क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं हमेशा इससे बाहर की ओर निकलती हैं। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो किसी आवेशित पिंड से निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं जो हमेशा धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग कहेंगे किसी आवेशित पिंड से, किसी चार्ज बॉडी से जो लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं, उन्हीं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
और विद्युत फ्लक्स को जेनरली जो है फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। और ये जो होता है फाई ई, ये दो प्रकार का होता है विद्युत फ्लक्स, एक धनात्मक फ्लक्स और एक ऋणात्मक फ्लक्स। धनात्मक फ्लक्स में क्या होता है, सभी विद्युत बल रेखाएं इस से बाहर क्यों निकलती हैं, और ऋणात्मक फ्लक्स में क्या होता है, सभी विद्युत बल रेखाएं इसी पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब देखिए इसके बाद हम लोग फ्लक्स की गणना करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग करेंगे कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूरा ब्लैक बोर्ड है, तो इस पूरे ब्लैक बोर्ड का एक छोटा सा मैंने पृष्ठ ले लिया। सपोज दैट इस पृष्ठ को मैंने क्या नाम दे दिया, ds, और इस पर मैंने एक लंब रेखा खींच दिया, लंब रेखा, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, नॉर्मल। नॉर्मल क्या बता रहा है कि यह जो मैंने सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, सूक्ष्म, आप इसे क्षेत्रफल अवयव बोल सकते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds है। और इसी के साथ जो विद्युत बल रेखा है, जो सदिश होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितने का एंगल बनाती है, थीटा का एंगल बनाती है। मैंने क्या बनाया, मैंने एक बड़े से ब्लैक बोर्ड का एक छोटा सा अवयव, सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव बोलना उचित रहेगा, जिसे हमने ds मान लिया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी के साथ एक लंब रेखा मैंने इस पर खींच दिया। लंब रेखा अगर इस पर देखा जाए तो ये रेखा इस प्रकार से ऐसे, इसी के साथ कोई विद्युत बल रेखा है, थीटा एंगल बना रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई साइन थीटा। दो घटक होंगे, विद्युत बल रेखा को सदिश वियोजन करने पे इसके दो घटक प्राप्त होंगे, एक ई साइन थीटा और एक ई कॉस थीटा। अब ये ई कॉस थीटा क्यों है, ये ई साइन थीटा क्यों है, तो इसके लिए आप जान लीजिए कि जो विद्युत बल रेखा के साथ जो लंबवत घटक है वो हमेशा ई कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो होगा, ये जो क्षैतिज होता है, ये हमेशा क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स का मान निकल के आता है वो ई ds कॉस थीटा आता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी यहाँ पे क्यों आपने कॉस थीटा को रखा है। तो आप अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली, लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये लंबवत घटक के साथ जो विद्युत बल रेखा लगा हुआ है, इसी को हम लोग डिनोट करेंगे। तो इसलिए जो है ई कॉस थीटा का यहाँ मान रखा गया है, न कि साइन थीटा का मान। इस लंबवत घटक के साथ जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इसी को तो लिया जाता है एक्चुअली में, तो इसीलिए यहाँ पर ई कॉस थीटा लिया गया ds के साथ। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये विद्युत फ्लक्स का, ये मैंने आपको क्या बताया, विद्युत फ्लक्स का मैंने आपको फार्मूला बताया, जो कि अभी हम लोग गाफ थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं घन कोण को। घन कोण कि आखिर में ये घन कोण क्या होता है। घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तरबूज को देखा होगा, गांव में जब कोई तरबूज बेचने के लिए आता है तो लोग कहते हैं थोड़ा सा भाई हमें टेस्ट करा दो तरबूज को। तो तरबूज बेचने के लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा काट करके टेस्ट करा देता है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, तरबूज जैसा कुछ है, मान लेते हैं तरबूज ही है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, ऐसे कुछ हिस्सा उसमें से काट करके आपको टेस्ट करा देता है। ये हिस्सा मैं आपको इधर बना के दिखा रहा हूँ बड़े साइड में, कुछ इस प्रकार से। अगर यह बड़े से हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा है, यही जो एंगल बना है इसी को हम लोग डी ओमेगा कहते हैं। आप बात समझें, ये जो एंगल है ये क्या है, डी ओमेगा है, और ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, ओमेगा है। अगर इसे मैं कैपिटल एस मान लूँ तो इसी का तो ये छोटा सा भाग है, तो ये कितना होगा, ये मेरा ds होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। और ये क्या है, यह पूरा हमारा क्षेत्रफल यस है, और ये कितना है, स्मॉल यस।
मैं अब ये बोल रहा हूँ इसके सेंटर को, ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, इसे आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आर मान लिया जाए और इसी पर एक जो है नॉर्मल ले लिया जाए। तो इस त्रिज्या के साथ आप जानते हैं त्रिज्या जो इस पर मिलेगी वो हमेशा लंब होगी, और इसी के साथ एक मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखा दिया, सॉरी इस त्रिज्या को मैंने आगे बढ़ा दिया है और यहाँ पर एक मैंने अभिलंब दिखा दिया, और इसके साथ जो एंगल बना दिया है कितना मैंने मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ये डी ओमेगा है। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा को हम लोग मान सकते हैं सूक्ष्म घन कोण है, सूक्ष्म घन कोण। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है हमारा, कंप्लीट घन कोण है। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन तो करें कि घन कोण क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर आंतरिक कोण का जो मान होता है उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। सपोज दैट ये 3D इमेज होता है। आप कल्पना कीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है और उसके सेंटर पर वो जो उसके पूरे पृष्ठ के द्वारा एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप लोग हाँ गाजर देखे होंगे। गाजर को अगर ऐसे काट दिया जाए, गाजर कुछ ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार काट दिया जाए तो गाजर का ऊपर का हिस्सा ऐसे, तो ये जो गाजर के नीचे का ये होता है यही जो एंगल बनाता है यही तो डी ओमेगा है। कुछ इसी प्रकार से मैंने बनाया है। तो ये होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना है, डी ओमेगा बराबर डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर। और जब हम लोग इसी का डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें ओमेगा मिल जाता है। तो डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर, और इसका जो समाकलन होता है 4 पाई के बराबर हो जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 4 पाई। अब ये बताइए ये जो डी ओमेगा है ऐसे ही तो छोटे 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 पूरे ऐसे मिलके ये बना होगा ओमेगा, ये ऐसे छोटा छोटा ही कोण तो मिलके पूरा ओमेगा बना होगा। तो इसलिए पूरा ओमेगा ज्ञात करने के लिए मैंने इसका क्या कर दिया, डी कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो पूरे को वह जोड़ देता है। तो ये है घन कोण का कॉन्सेप्ट, और इसी का यूज होगा गाफ थ्योरम को समझने के लिए। तो आइए हम लोग गाफ थ्योरम को पढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या मैंने बनाया। ये मैंने एक तरबूज का मॉडल लिया है, उसमें से एक छोटा सा खंड मैंने ऐसे काट करके यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यही डी ओमेगा है, इसी को हम लोग सूक्ष्म घन कोण कहेंगे। और इसे मैंने आगे बढ़ाया तो यह रेडियस कितना मान लिया आर, और इसी के साथ जो है एंगल या नॉर्मल अभिलंब बोलते हैं इसको, यन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। एक अभिलंब मैंने डाल दिया, उसके साथ मैंने एंगल कितना दिखा दिया, थीटा दिखा दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी सूक्ष्म सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आप कहेंगे। तो हम लोगों ने संपूर्ण घन कोण को यहाँ पर प्राप्त कर लिया, संपूर्ण घन कोण। तो संपूर्ण घन कोण को ओमेगा करने के लिए डी ओमेगा, जैसे कि डी ओमेगा का जो वैल्यू होता है डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर होता है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा बराबर जो होता है कितना है, 4 पाई के बराबर होता है। तो घन कोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर बना कोण, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके सेंटर पर बना कोण जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घन कोण, सीधी सीधी भाषा में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि गास का प्रमेय क्या है। गास का प्रमेय क्या है, गास का प्रमेय। गास थ्योरम, एक्चुअली में ये जो गास थ्योरम है, ये जो गास थ्योरम है ये जो टोटल फ्लक्स होता है 1/ε0 इंटू क्यू, ये कहता है गास थ्योरम कि
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया और इस पे मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू। तो मैंने ये कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। सपोज दैट ये मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ। देखिए जब भी हम लोग गास का प्रमेय का बात करते हैं तो अब हम लोग बंद पृष्ठ लेकर के ही बात करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ पा रहे होंगे कि किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग हमेशा जब भी गॉस थ्योरम का बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्लोज्ड सरफेस लेंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का स्टेटमेंट है। तो अब हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे गॉस के स्टेटमेंट को? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है एक सरफेस की कल्पना करते हैं। एक सरफेस यस है और इसमें एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया और इसको इससे मिला दिया और ये जो है सूक्ष्म पृष्ठ, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ds। और इसको मैंने मिलाया यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, r। इसको आगे बढ़ा दिया और इसी के साथ मैंने एक अभिलंब खींच दिया और इसी को अभी आपने बोला था, क्या बोला था, डी ओमेगा। और ये पूरा क्या होगा, पूरा ओमेगा होगा, ये आप जानते ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। सूक्ष्म अवयव खंड ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये जो सूक्ष्म अवयव ds है इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो सूक्ष्म है तो फाई ई होगा, डी फाई ई। डी फाई क्या होगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या, कॉस थीटा। तो अभी ये जो मिला है डी फाई ई, ये सूक्ष्म अवयव खंड से मिला है विद्युत फ्लक्स, तो हम इसे डी फाई ई कहेंगे। अगर हमें इस टोटल का विद्युत फ्लक्स चाहिए तो इस डी फाई ई का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अभी से जब मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो डी फाई ई का मान आप लोग पढ़े हैं 1/4πε0। क्यू अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या है, ये डी एस कास थीटा आप ऐसे लिख लेंगे एज इट इज। तो अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा है सिंस कि जो डी ओमेगा होता है वो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। यही तो घन कोण होता है, सूक्ष्म घन कोण डी ओमेगा, जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ दिख रहा है डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो उसे हम लोग डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये सूक्ष्म फ्लक्स है, हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण फ्लक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। संपूर्ण फ्लक्स के लिए फाई ई प्राप्त हो जाएगा। डी फाई ई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई ई का मान 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। और आगे बढ़ेंगे तो क्यू अपान 4πε0 और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर देंगे। तभी आपने डी ओमेगा का मान पढ़ा है, डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वह 4 के बराबर होता है। तो क्यू अपान 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो 1/ε0 इंटू क्यू। यही क्या है, यही हमारे फ्लक्स का मान है 1/ε0 इंटू क्यू। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सूत्र का यूज हो गया है कि डी ओमेगा का मान हमेशा क्या होता है, 4 पाई होता है। तो इस सूत्र को याद रखना बहुत ज़रूरी है
और एक सूत्र मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, डी ओमेगा जो होता है डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यही गास का थियरम है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVIMP है और ये कम से कम 5 या 6 अंकों में पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। गास का थियरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गास के थियरम को समझने के लिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, घन कोण बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप गास प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना छोटा भाई, आप अपना मित्र, आप अपना दोस्त, जो भी आप मुझे माने, समझ करके इस वीडियो को अधिक से अधिक कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और हमारा लाभ ले सकें। बस आपसे यही अपेक्षाएं हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मोटिवेशन बढ़ाता है। आप जितना लाइक करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग और मेहनत करके और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।